गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारी आज की कक्षा में हम जानेंगे कि किस प्रकार एशियाई महामानव समूह में अधिकतम जनसंख्या का संकेंद्रण है। द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, व्हाई इट इज इन द एशियन पार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन where the population resides in highest number, and secondly हम लोग जिन चीजों पर बात करेंगे वो है कि उन क्षेत्रों में क्यों इस तरह की जनसंख्या जो बहुत ज्यादा जनसंख्या है निवास करती है, वो कारण क्या है। वो कारण पहला पॉइंट हमारा रहेगा कि किन किन क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा है। तो हमने तीन उपभाग में देखे थे। पहला जो हमारा था ईस्ट एशिया, या कह सकते हैं पूर्वी एशिया, इसको कह सकते हैं पूर्वी एशिया। कौन सा भाग है? ईस्ट एशिया। अनादर वन इज ये दक्षिणी एशिया। पहला है पूर्वी एशिया, दूसरा दक्षिण एशिया, तीसरा है पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया, और फिर हम जिसकी बात करते हैं वो भाग आता है दक्षिणी पूर्वी एशिया। अब तीन भाग, तो दक्षिणी एशिया कौन सा है, पूर्वी एशिया कौन सा है और दक्षिण पूर्वी एशिया कौन सा है, पहले हम देखते हैं। देखिए यहां पर है ये जो भाग है ना, ये जो भाग है, ये जो भाग है यहां तक, इसे दक्षिण एशिया कहते हैं लोग। इस भाग को हम दक्षिण एशिया कहते हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान, इस भाग को अफगानिस्तान का कुछ पार्ट, बाकी नहीं। अफगानिस्तान को मोस्टली स्कॉलर जो है, जो बहुत से विद्वान हैं, वो सेंट्रल एशिया का पार्ट मानते हैं, और कुछ लोग हैं जो अफगानिस्तान को इस दक्षिण एशिया में काउंट करते हैं। अच्छा, दूसरी भाग है पूर्वी एशिया कौन सा है। पूर्वी एशिया भाग बाद में कहता हूं, ये भाग है, ये जो भाग यहां तक ये भाग है, ये पूर्वी एशिया है। चीन का मध्य भाग से लेकर के जो कैसे कहें कि हम लोग इसके पूर्वी भाग की ओर, मध्य भाग से, मध्य चीन के इधर का इलाका सेंट्रल एशिया के रूप में काउंट किया जा सकता है। सिकियांग और जो कह सकते हैं मंगोलिया है, ये इनर मंगोलिया जिसको कह सकते हैं, वो एक तरह से रूस के इस जो एशिया की जो पूरी भाग से तालमेल नहीं रखते, उनको हम सेंट्रल एशियन पार्ट्स में हम उसको काउंट कर सकते हैं। सेंट्रल एशिया के जो भाग है वो ये भाग है जो सेंट्रल एशिया है। दिस इज होल द सेंट्रल एशिया। मोस्टली पार्ट इसको हम यहां तक कहते हैं कोर सेंट्रल एशिया है, एक बार फिर जोन मान ली सेंट्रल एशिया का। इसके अलावा जो ये भाग बचता है ना, ये यहाँ है, ये फिलीपींस है, यहाँ वियतनाम है, ये कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, बर्मा, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर यहाँ पर है ना, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, ये सारे देश है ना, ये आते हैं दक्षिण पूर्वी। ये कह सकते हैं हम साउथ एशिया, SA कह दिया हमने, इसको कहते हैं साउथ ईस्ट एशिया, SEA कह दिया, और इसको हमने कह दिया EA। ठीक है, यही हमारा तीन कंपोनेंट है। इसको हम ज्यादा अभी साइड में रखेंगे, अभी हमारा महत्वपूर्ण क्षेत्र ये नहीं। अब हमारा ये जो क्षेत्र है, ये जो भाग है, ये वाला जो दक्षिणी एशिया कौन सा है, ये दक्षिणी पूर्वी एशिया कौन सा, ये और पूर्वी एशिया, ये तीन भाग हमारे लिए, क्योंकि द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन वो इन तीन भागों में, इसीलिए हम तीनों भागों को ही हमें देखना पड़ेगा। पहला भाग ये कि दक्षिण एशिया में, दक्षिण एशिया में देखिए, आप बात करता हूं, पाकिस्तान की जनसंख्या 23 करोड़ 24 करोड़। आज हम बात करें 23 से 24 करोड़ पाकिस्तान की पॉपुलेशन है। आज हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश जनसंख्या 20 करोड़ के आसपास है। आज हम बात करें भारत की तो लगभग 140 करोड़ के आसपास होने वाला है। 2021 है, 2021 की जनगणना आने वाली है, लगभग अंदाजन अनुमानित है, और वर्ल्डोमीटर है जो पॉपुलेशन प्रोजेक्शन के काम करता है, उसके अनुसार भारत की जनसंख्या 139 करोड़ अभी है, 40 करोड़ का होने वाला है। तो 140 करोड़ जनसंख्या, 24-25 करोड़ पाकिस्तान में, फिर बांग्लादेश में, फिर श्रीलंका, फिर नेपाल, फिर अफगानिस्तान, इन भागों में, सिर्फ अफगानिस्तान में बहुत कम जनसंख्या, उतनी ज्यादा नहीं है, तो इन भागों में हाईएस्ट कंसंट्रेशन है।
इस दक्षिणी एशिया में जो कुछ देश हैं, जो 4 देश महत्वपूर्ण रूप से मान सकते हैं, इनको कह सकते हैं कि पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका और ये बांग्लादेश, यहाँ पर ये ज्यादा जनसंख्या मिलती है। यहाँ पर मानसून जलवायु है, चावल संस्कृति है। चावल जहाँ एक कहते हैं चावल की क्या पर जो कहते हैं यूनिट प्रोडक्शन होता है ना, वो दुनिया की किसी फसल की तुलना में ज्यादा होता है। उसकी भरण पोषण की क्षमता बहुत ज्यादा होती है बजाय बनिस्पत अन्य फसलों की तुलना में। तो चावल के संस्कृति के कारण एक तो यहाँ पर खाद्य सुरक्षा रहती है, और खाद्य सुरक्षा के कारण यहाँ पर निश्चित होकर के लोग जनसंख्या नियंत्रण में ध्यान नहीं देते। तो वो प्रमोट करती है, वो उसको दबाती नहीं है। ये जो जलवायु है उसको प्रमोट करती है। और हम एक जानते हैं कि जो हॉट एरियाज होते हैं ना दुनिया भर के, वहां पर गर्म जलवायु के क्षेत्रों में उत्पादन की दर, जो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है ना, पुनर्जनन की दर या उत्पादन की दर है, वो ज्यादा होती है बजाय दूसरे भागों की तुलना में। एक कारण भी है। तो यहाँ पर इन चीजों दक्षिणी पूर्वी एशिया में कौन कौन से हैं, चलो हम ये दूसरा बात करते हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया में कोई बड़ा देश नहीं है जिसके पास भारत और चीन की तरह कोई बड़ी आबादी वहां निवास करती हो, या इस तरह से कहें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जिनमें जा सके। लेकिन कुल मिलाकर के एक बड़ा देश वहां पर आता है, उसे इंडोनेशिया कहते हैं। और इंडोनेशिया की जो जनसंख्या है ना, एक छोटा सा द्वीप है जावा, उससे कई गुना बड़ा द्वीप है सुमात्रा, वहां नहीं निवास करती। वह बोर्नियो का आधा हिस्सा भी उसके पास में, इंडोनेशिया के पास में, वहां भी नहीं निवास करती। कहां निवास करती है? जावा में। जावा छोटा सा क्षेत्र है, भूमध्य रेखीय जलवायु के आसपास वो है, लेकिन फिर भी वहां पर बहुत ज्यादा लोग निवास करते हैं वहां की फर्टाइल लैंड के कारण। वहां की उत्पादक मृदा है, उत्पादक जो मिट्टी है, जो मृदा है उस इंडोनेशिया की, उसके कारण ही निवास करते हैं। और यहाँ पर ये लोग यहाँ के मूल तो नहीं है, इंडोनेशिया में रहने वाले लोग ये माइग्रेट करके चाइना से आए, कुछ लोग माइग्रेट करके इंडिया से गए हैं। इसलिए यहाँ पर एक साझी संस्कृति है। और यहाँ पर जो जावा द्वीप है, इस जावा द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या का संकेंद्रण है। इंडोनेशिया दुनिया का आज हम कहें तो चौथा बड़ा देश है। आज दुनिया का चौथा बड़ा देश है आबादी के हिसाब से, वो यहाँ अवस्थित है। इसके अलावा वियतनाम में है, वियतनाम में भी जनसंख्या लगभग 10 से 12 करोड़ है। इसके अलावा जो हम फिलीपींस की बात करते हैं, वहां भी 12 करोड़ के आसपास आबादी। और ये जो थाईलैंड है, मलेशिया है, सिंगापुर है, यहाँ पर भी बड़ी कह सकते हैं कि मात्रा में जनसंख्या का संकेंद्रण है। तो इस तरह से इस दक्षिणी पूर्वी एशिया में भी लगभग जो कह सकते हैं कि 50 करोड़ से अधिक आबादी यहाँ निवास करती है। जब इसी इलाके में निवास करती है जो कि पूरे अमेरिका महाद्वीप पे निवास नहीं करती। जो अमेरिका महाद्वीप है ना, नॉर्थ अमेरिका, उस महाद्वीप पे निवास नहीं करती। इतनी आबादी यहाँ पर अकेले में निवास करती है इस दक्षिणी पूर्वी एशिया में। अच्छा, ईस्ट एशिया दुनिया में अब तक, हो सकता है उसके बाद दक्षिणी एशिया उसको आगे निकल जाए, अभी तक इसमें है कि पूर्वी एशिया है दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला है। चीन, जापान, कोरिया, ताइवान, ये जो भाग है यहां पर इस जनसंख्या है। और चीन की जनसंख्या के लिए स्पेशली बात करें, हमें कहें ना एक चीज कि चीन जैसे कहां निवास करती है, तो चीन में एक आता है यूनान। कौन सा पार्ट आता है? यूनान का पठार आता है। यूनान से मंचूरिया को अगर मिलाने वाली रेखा है ना, उसके इस तरफ चीन की 92% जनसंख्या निवास करती है। कितनी जनसंख्या निवास करती है? ईस्ट कोस्ट है चाइना का, उसकी तरफ जो सेंट्रल पार्ट से उधर की तरफ की बात करें हम लोग, जिचुआन बेसिन के पश्चिम की पूर्व की बात करें, तो वहां पर चीन की जो जनसंख्या है उसका 92% भाग इधर ही निवास करता है। तो इतना बड़ा भाग, इसका मतलब चीन का साइज बहुत बड़ा दिखाई देता है। मैप पर हम देखते हैं वो बहुत बड़ा मैप दिखता है, लेकिन वो एक्चुअली इतना नहीं है। वो क्या है, उसकी जनसंख्या, उसका पश्चिम भाग तो लगभग खाली है, लगभग वीरान सा है, जबकि उसका जो 90% पार्ट है वो तो उसके पूर्वी तट और उसके मैदानी भागों में निवास करता है। शिक्यांग, हांगो, यांगत्से की जो नदियां हैं, इन नदियों के भागों में निवास करता है। तो ये यूनान से लेकर मंचूरिया तक का जो भाग है, इससे इस भाग की तरफ, पूर्वी भाग की तरफ, वहां पर अधिकांश जनसंख्या का संकेंद्रण है। यहां पर चीन में 144 करोड़ के लगभग आबादी इस समय, जापान में 15 करोड़ के आसपास, 12 से 15 करोड़ के आसपास जनसंख्या।
उसके अलावा कोरिया है, दोनों कोरिया, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, जो कोरिया प्रायद्वीप में निवास करती है, यहाँ है। इसके अलावा ताइवान है, जो चीन अपना प्रांत मानता है, 2300 प्रांत, लेकिन वो अभी अपनी आज़ादी और उसके कैसे ना ये खुद मुख्तारी के लिए भी संघर्ष कर रहा है, वो अपना आप को स्वतंत्र देश मानता है। ठीक है, तो ये जो भाग है इसमें चीन, जापान, कोरिया और ताइवान, हांगकांग इसको इलाका है, वो भी चीन का हिस्सा बन चुका है। और ये एक तरह से कहें कि इन भागों में ये दुनिया का हाईएस्ट कंसंट्रेशन होता है। अब चीन एशिया की इन जिन भागों में ये साइबेरिया का पार्ट आ गया, ये साइबेरिया, ये जो आ गया, ये मध्य एशिया के जो ठंडे मरुस्थल है ना, ये गोबी का मरुस्थल आता है, तकला कमान आता है, शिनचांग बेसिन आता है। ठीक, यहाँ पर जो किजलकुम और कराकुम के मरुस्थल आते हैं, यही आते हैं। यहाँ पर ईरान का मरुस्थल आता है, यहाँ बलूचिस्तान और वो मरुस्थल आते हैं। इसके अलावा अरेबियन डेजर्ट आता है। ठीक है ना, और इस तरह से भाग, ये कुछ भाग है जो इसका भूमध्य सागरीय तट के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर अधिक जनसंख्या मिलती है। तो हमने जो जाना कि जो एशिया के 3 भाग हैं वहां पर कौन कौन से हैं, यहाँ पाकिस्तान जो बड़ा पार्ट है, इसके अलावा एक बांग्लादेश बड़ा पार्ट है, इसके अलावा श्रीलंका में भी है, और भारत बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा। यह विश्व की 18% जनसंख्या अकेले भारत में निवास करती है, 19% जनसंख्या चीन में निवास करती है। तो इतना बड़ा क्षेत्र होने के कारण, इतना बड़ा जनसंख्या होने के कारण यहाँ पर पूरी दुनिया की लगभग आधी जनसंख्या इस एशिया भाग में, इस एशिया इस भाग में निवास करती है, दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया भाग। ठीक है, अब हम ये देखें कि क्या ये मानसूनी जलवायु है वो क्यों करती है। देखो पहली बात क्या होता है, ये सेंट्रल एशिया में जनसंख्या निवास करती थी पहले बहुत ज्यादा, यहाँ की जलवायु अच्छी थी। उसके बाद में क्या है कि यहाँ की जलवायु दशाओं में शुष्कता आई, क्या आई, शुष्कता। तो यहाँ से जो प्रजातियां हैं, जनजातियां हैं, वो जातियां हैं, जनसंख्या है, वो क्या करती है, वो यहाँ माइग्रेट कर देती है, चीन की तरफ कर गई, कुछ इंडिया की तरफ आ गई। ठीक है, और कुछ यहां से यूं होती हुई यूं चली गई, यूं होती हुई चली गई, और यहां पर चली गई। इसके बाद कुछ धार्मिक सांस्कृतिक परंपराएं कि लोग अपनी कब्रों को पूजते हैं, अपने पूर्वजों की कब्रों को पूजते हैं, और उसके कारण वो अपने गांव को छोड़कर जाना पसंद नहीं करते हैं, बाहर की यात्रा नहीं। कुछ धार्मिक सामाजिक विश्वास भी इस तरह का है। कुछ यहाँ की लैंड बहुत फर्टाइल थी जिसके कारण वो लोग रुक गए यहाँ पर जनसंख्या बढ़, यहाँ मध्य एशिया की जो बारबेरियन स्टेज और अराजकता की स्थिति हमेशा से रही है मध्य एशिया में, चाहे शक कुषाण से लेकर के हम बात करेंगे, सीतियन रहे हो, यवन रहे हो, तुर्क रहे हो, है ना, मंगोल रहे हो, है ना, ये सब लोगों ने, इन सब लोगों की यहाँ पर आक्रमण हमेशा से या आक्रांताओं समस्या रही, सुरक्षा की स्थिति नहीं थी, तो इसके कारण ये लोग इधर माइग्रेट होते रहे हमेशा से। भारत में कभी आपने सुना कि चीन की तरफ से कभी आक्रांत आए? कभी आपने देखा कि श्रीलंका से कुछ आक्रमणकारी आए और पूरे भारत से कब्जा कर लिया हो? लेकिन ऐसे हमें वो कहते ना दर्जनों उदाहरण मिलेंगे कि सेंट्रल एशिया से पाकिस्तान की खैबर, गोलम, टोची, खुर्रम जैसे दर्रों से होते हुए सैकड़ों बार इस तरह का हिंदुस्तान पर आक्रमण की कोशिश की गई है। कई बार सफल हुए, कई बार असफल हुए। तो ये जो इस भाग से भारत में आती है, तो ये क्या कि यहाँ की जो सेंट्रल एशिया की स्थिति है वहां पर असुरक्षा और इस तरह की स्थिति रहती है। दूसरी बात होती है कि यहाँ पर भारत तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध रहा है इन सेंट्रल एशिया के भागों में तुलना। तो यहाँ से लोग देखिए, कहीं कम समृद्ध इलाके वाले लोग ही अधिक समृद्ध इलाके की ओर जाने की कोशिश करते हैं। आज भारतीय लोग करते हैं कोशिश अमेरिका की तरफ जाने की, वहां की अच्छी लाइफस्टाइल को देख के सेटल होने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं, हम यूरोप की तरफ जाना चाहते हैं, हम क्यों नहीं बांग्लादेश जाना चाहते, हम क्यों नहीं नेपाल जाना कर पसंद चाहते? तो वही चीज है कि यहाँ के लोग भारत और चीन की बेहतर जो कहते हैं निवास संबंधी जो दशाएं थी वहां पर रहना पसंद करते थे। तो हर बार यहाँ पर आक्रमण करते थे और जनसंख्या बढ़ती गई। वह कुछ लोग बच जाते थे, कुछ लोग चले जाते थे, कुछ लोग बच जाते थे, कुछ लोग चले जाते थे, और आक्रमण जनसंख्या बढ़ती गई। पहले आर्य लोग आए, फिर उसके बाद में शक आते हैं, फिर इसके बाद में मुगल आते हैं, तुर्क आते हैं, और इस तरह से आते रहते हैं। इसी तरह चीन में होता है और यहां से इन क्षेत्रों में जाता है। तो इस तरह से क्या की जलवायु अच्छी है, मृदा उपजाऊ है, ठीक है, चावल संस्कृति है,
और एक जगह धार्मिक सामाजिक विश्वास को इस तरह के रहे जिन्होंने यहाँ से आगे जनसंख्या को यही पोषित करने में योगदान रखा हो। और फिर उसके बाद में क्या होता है कि आज से नहीं कि दुनिया भर में अतीत काल से ये हाईएस्ट जनसंख्या की देश रहे हैं। अतीत काल से मतलब मानवीय सभ्यता को जो हम कह सकते हैं कि कृषि क्रांति के बाद की स्टेज के हम देखें तो तब से लेकर आज तक की बात करें तो ये यहाँ पर अधिकतम जनसंख्या का संकेंद्रण इन इलाकों में रहा है। तो ये हम देखते हैं। अब एशिया में, पूर्व एशिया में देखिए, पहले हम देखते हैं देश कौन कौन से, चीन, जापान, इसके अलावा चीन जापान के अलावा कोरिया, कोरिया, ये साउथ और नॉर्थ देख लेना ना, जैसे ताइवान, इस तरह से। दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ठीक है। और भी है, मालदीव भी है, लेकिन उनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखती। वो इसलिए नहीं क्योंकि बहुत कम है आबादी। नेपाल भी है, भूटान भी है ना, इस तरह से। और इसके अलावा ये है, यहाँ पर आएगा ब्रह्मा, जो सिर्फ म्यांमार कहते हैं हम लोग आजकल, म्यांमार कहते हैं, क्या कहते हैं, म्यांमार कहते हैं, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लेकिन ये ज्यादा लेवल नहीं है, ये तो उनमें कम है, बड़े सकते। इसमें है इंडोनेशिया, जो बड़े वाले देश हैं जो जनसंख्या दृष्टि से, इंडोनेशिया, वियतनाम और फिलीपींस और फिलीपाइंस, ठीक है। इस तरह से ये देश है। सिंगापुर भी है, मलेशिया भी है, इसके अलावा ब्रुनेई भी है ना, तमाम तरह के देश हैं यहाँ पर। इस थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, है ना, इस तरह से फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इस तरह से कई देश रहे। और बर्मा, जिसको बात करते हैं हम लोग। अब ये लाओस भी है, एक देश है, लैंडलॉक्ड कंट्री लाओस भी, वो भी है। तो इस तरह से इस भाग में देखो, एक तो नदी घाटियों की सभ्यताओं में बहुत ज्यादा है, मिनरल्स अच्छे रहे, मानव विकास के लिए पर्याप्त संसाधन मिले, अतीत काल से सुरक्षा संबंधी एक सिविलाइज एरिया रहा है, बारबेरियन नहीं रहा। सिविलाइज एरिया अपने आप में अधिक जनसंख्या को पोषित करता है, उनको सुरक्षा देता है। इस तरह से 3 जो क्षेत्र है वहां पर 50% जनसंख्या दुनिया की रहती है, उसके कारण थोड़ा सा हाईएस्ट कंसंट्रेशन इसी भाग में निवास करता है। अब हम आज की कक्षा को यही, जो जनसंख्या का विषय उत्तर था, जो हमारी 30वीं कक्षा 30 की, और हमने ये कर लिया है इसमें। तो आज के लिए धन्यवाद।